इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे, जहां आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सोरेन सरकार पर जमकर निशाना उनकी ओर से साधा गया, जहां आपको बता दें कि मरांडी का कहना है कि देश में जब भी संकट का समय आता है विपक्षी पार्टियां हाय तौबा मचाती हैं। और जहां उन्होंने कहा कि कई देशों में युद्ध चल रहा है और जिसकी वजह से भारत में घरेलू गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रयास कर इस समस्या का समाधान करने की भी कोशिश की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। याद करिए, जब कोरोना का काल आया था उस समय भी ये सब लोग ऐसे ही कर रहे थे। पहले दवा के लिए परेशान थे, दवा बना तो वैक्सीन बना तो लोगों ने कहा कि मोदी वैक्सीन है, नहीं लेना है। मतलब तरह तरह के आप प्रचार करना, दुष्प्रचार करना। तो इस समय भी ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये लोग तो आपदा में ये लोग मौका ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। भाई, जब दुनिया में वार हो रही है, हर कोई जान रहा है, मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये पूरी तरह से युद्ध में फंसा हुआ है। और ये सारे देश पेट्रोल हो, गैस हो, या आपूर्ति करता है। तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि कोई दिक्कतें नहीं होगी और उस दिक्कतों का लगातार सामना करें। लगातार मिडिल ईस्ट के राष्ट्राध्यक्षों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जहां बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि खासकर कि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी का विशेष ध्यान है। और जहां असम में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार पूरे तरीके से कोशिशों में लगी है। तो वहीं आपको बताते चले कि जेएमएम ने असम में उम्मीदवारों की सूची जारी कर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को खुली चुनौती दे दी है। जहां आपको बता दें कि जेएमएम का साफ तौर पर कहना है कि असम में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने के पीछे बदले की भावना से प्रेरित हैं। वहाँ लगे हुए काम कर रहे हैं। असम में तो बीजेपी की सरकार है, लगातार दूसरे टर्म वहाँ सरकार चल रही है। और जिस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने वहाँ काम किया, तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास जानकारी है, जो सूचना है, फिर से तीसरी दफा असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। झारखंड चुनाव में जहाँ तक बंगाल का सवाल है कि बंगाल मैं कह सकता हूँ पिछले बार जितनी ऊंचाई छलांग लगाई थी, उसी प्रकार से इस बार भी वहाँ क्या बोलते हैं, छलांग लगाए, लंबी छलांग लगाएंगे। और इस बार बंगाल भारतीय जनता पार्टी को, बंगाल की जनता इस पर साथ देगी और सरकार वहां बनेगी। आप किस राज्य में प्रचार करने जा रहे हैं? बंगाल एक दिन हम गए थे और असम के बारे में आज ही हमसे लोग दिल्ली से लोग बात किया था, तो समय तय नहीं हुआ, या तो इस महीना के अंतिम में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम असम जाएंगे। अब खबर हजारीबाग से है, जहां विश्व विख्यात रामनवमी के उत्सव को लेकर शहर में भगवा रंग देखने को मिला। जी हां, आपको बताते चले कि हजारीबाग के गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप प्रसाद ने रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें मशहूर भजन गायक शहनाज अख्तर ने अपनी टीम के साथ
भक्ति गीतों की प्रस्तुति की, जहां आपको बताते चले कि शहनाज ने अपनी प्रस्तुति के दौरान कहा कि भले ही उनका जन्म मुस्लिम समुदाय में हुआ है, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की भव्यता को देखते हुए सनातन धर्म को मानना शुरू कर दिया है। और जहां कार्यक्रम में 50,000 से अधिक राम भक्तों ने भाग लिया, तो वहीं जानकारी देते चले कि विधायक प्रदीप प्रसाद का कहना है कि हजारीबाग की रामनवमी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने रामनवमी को राजकीय दर्जा देने के लिए भी संघर्ष जारी रखने का आश्वासन दिया। देखिए, सब राम भक्तों का आभार। सब लोगों ने जिस तरह से रामधुन में इस तरह का इतिहास कायम किया, बहुत अच्छा क्राउड था और लोगों ने बहुत अच्छा बहन शहनाज को सुना है कि पुनः आएंगी, हर बार हजारीबाग आएंगे, ये वादा करके जा रही है। वजह ये है कि मैंने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया था, लेकिन हिंदू भक्ति के कारण, देवी देवताओं को पूजने के कारण मैंने हिंदू सनातन धर्म अपना लिया। लेकिन अभी भी मेरा विरोध जारी है। मैं यही कहना चाहूंगी मुस्लिम समुदाय से कि मेरे बारे में उल्टी सीधी अपने बच्चों से, जो उनके बच्चे मुझे उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपने बच्चों को समझाएं और उनको ये बोले कि मेरे तरफ ध्यान ना दे भैया, अपने अपने भगवान की तरफ ध्यान दें। अब खबर रांची से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने वैश्विक ईरान तनाव और तमिलनाडु असम में राजनीतिक दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के एथेनॉल उत्पादन और बायोफ्यूल के पशु का समर्थन उनकी ओर से किया गया है, और जिससे कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार तेल और गैस के आयात में कमी लाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। तो वहीं यूरिया सब्सिडी को भी किसानों के लाभ के लिए बढ़ाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल देशवासियों को एश्योर किया कि भारत पूरे तरीके से जो भी खाड़ी युद्ध के कारण संकट उत्पन्न हो रहा है उससे निपटने के लिए तैयार है। इथेनॉल को लोग मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन 11 वर्षों में जब हम 20% पेट्रोलियम में अब इथेनॉल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितने करोड़ बैरल की कमी हो गई होगी खपत में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले हम 29 देशों से तेल लेते थे, अब ये संख्या 41 देश हो गई है। यानी हमने जो अपने ऑयल के प्रोक्योरमेंट के सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई किया है, ताकि किसी एक देश में संकट हो तो हमारे पास बहुत सारे जो है उपलब्ध हो अलग चैनल्स। और प्रधानमंत्री जी की शानदार विदेश नीति का ये परिचायक है कि आज हमारे अमेरिका और रूस के साथ, दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, चीन और फ्रांस के साथ भी अच्छे संबंध हैं, और ईरान और इजराइल जो दोनों इस समय युद्ध लड़ रहे हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध हैं। तभी गल्फ ऑफ हॉर्मुज में किसी और के जहाज़ को ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त नहीं मिली थी। सबसे पहले 2 भारतीय पोत जो थे, जो कमर्शियल व्हीकल्स थे, कमर्शियल शिप्स थे, उनको इजाज़त मिली थी, और लगातार अब वहाँ से भारत के कमर्शियल जो हैं जहाज़ वो आ रहे हैं। ये हमारी शानदार विदेश नीति और कूटनीति का परिचायक है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि देश के पास पर्याप्त जो मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ हैं, एलपीजी गैस हैं, जो नेचुरल गैस है, किसी देशवासियों को कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऑयल रिजर्व की बात भी कही कि 65 लाख आरपीएम टन तेल रिजर्व पर दिन रात काम कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस तरह से सारे फिर से 65 लाख ऑयल रिजर्व बनाने की बात कही और कहा कि इस पर जो है दिन रात काम कर रहे हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, लंबे समय से खाड़ी युद्ध चल रहा है और हमारे देश के पास आज भी 72-73 दिनों का क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक है। ये हमारे देश की शानदार नीति है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। आपको बताते चले कि इस बीच जेएमएम ने भी अपनी स्थिति दिखाई, और जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी ने असम चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने इस पर जानकारी दी है कि पार्टी असम में दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। नहीं दिया। देखिए, हर स्टेट का अपना अपना समीकरण होता है। सेंट्रल में तो हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन अपने अपने कैंडिडेट्स होते हैं, अपने सीट्स होते हैं, अपना समीकरण है। तो चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का असम में काफ़ी अच्छा प्रभाव है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी हाल में भी 2 बार गए थे, तो वहाँ पर जो जनता का रुझान दिखा, और चूँकि वहाँ झारखंड के बहुत ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, वो सालों से वहाँ मांग कर रहे हैं उनको वहाँ टी ट्राइब का दर्जा मिले, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। जबकि वहाँ
के चाय के बागानों को डेवलप करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है वहाँ के आदिवासियों की। तो उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव जीतकर वो विधानसभा में बैठ के उनकी मांगों को पूरा करेगी, उनको आदिवासी दर्जा दिलाएगी। मैम, आप लोग बात करते हैं बीजेपी से एनडीए से लड़ने के लिए, पर अगर इस तरीके से रहा तो कैसे लड़ पाएंगे? अगर क्योंकि देखिए टीएमसी भी अलग लड़ेगी बंगाल में, वो कह रही है कांग्रेस से, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, स्टेट लेवल पर देखिए अलग समीकरण होते हैं, वहाँ के नेता भी अलग होते हैं। कई बार वहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो सालों की तैयारी करके रखते हैं, उसे देखते हुए जो बड़े नेता हैं कई बार उनकी बातों को मानने को मजबूर हो जाते हैं कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए। इसलिए स्टेट्स में कई बार वो समीकरण नहीं बैठ पाता है, लेकिन हम लोग सेंट्रल में इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत हैं। हमारे स्टेट में भी साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने असम चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर चल रही खींचतान और सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां मनोज पांडे ने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम 19 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के एक बयान पर भी उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नहीं, अभी जो सामने दिख रहा है उसमें तो अकेले ही चुनाव लड़ने की बात है। कुछ मेजर डेवलपमेंट होगा तो वो हमारे नेता माननीय हेमंत जी ही बता पाएंगे। चुनाव मैदान में हम उतर चुके हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ से रोल बैक होने की संभावना नहीं है? कोई संभावना नहीं। क्या इसका गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि निकट भविष्य में 1 महीने बाद ही यहाँ राज्यसभा चुनाव होने हैं, 2 सीटों पर राज्यसभा खाली होने जा रही है। कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ की प्राथमिकताएं अलग हैं, यहाँ की रणनीति अलग है, आसाम की रणनीति अलग है। यहाँ जनादेश जो मिला है, एक मजबूत इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ है, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। बंगाल के लिए जेएमएम का क्या प्लान है? बंगाल में चुनाव जेएमएम लड़ेगी? बंगाल में तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बोकारो से है, जहां प्रथम प्रमंडल बोकारो ने भंडारीद में गोमो रेलवे स्टेशन तक 19.5 किलोमीटर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। जहां आपको जानकारी देते चलें कि शिलान्यास समारोह में डुमरी विधायक जयराम महतो ने चंद्रपुरा प्रखंड के बंदियों पंचायत स्थित बाजार टांड में शिलापट का अनावरण किया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस परियोजना की लागत 62 करोड़ रुपए होगी और इसका उद्देश्य बेरमो, डुमरी और टुंडी विधानसभा के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करना है। जहां आपको जानकारी देते चले कि विधायक महतो का कहना है कि यह सड़क क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के साथ पलायन को रोकने में मदद करेगी। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां रामनवमी के पर्व को लेकर बाजार में खासा तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आपको बताते चले कि जहां दुकानों में भगवा और जय श्री राम के झंडे सजे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बताते चले कि झंडों की जमकर खरीदारी भी हो रही है। जमशेदपुर में समेत आपको बताते चले कि कोल्हान में भी लोग बड़े उत्साह के साथ रामनवमी को मनाते हैं और जहां इसी उल्लास के बीच में दुकानों में भगवा झंडा, जय श्री राम के झंडे, तो वहीं महावीर झंडों की खरीदारी जोरों पर है। 10 से लेकर 11,000 तक के झंडे दुकानों में बिक रहे हैं और जहां दुकानदारों का कहना है कि इस बार झंडों की बिक्री पहले से कई ज्यादा हो रही है। इस साल जो है, इस साल का सबसे तेज में आया हुआ है ये पर्वत तीर है, फिर सतरंगा है, अलग अलग कलर के हैं, केसरिया में है, लाल है, पीला में है और इस साल नया ट्रेंड में चले हुए पिंक कलर का जो है, गेरुआ पिंक नीर आके जो है नया झंडा बनाया है। इस साल का एकदम वो बेस्ट आइटम। बिक्री की बात करें तो किस तरह की बिक्री है? बिक्री बहुत सुंदर है और लोग बढ़ चढ़।
अब खबर बोकारो से है, जहां बेरमो अनुमंडल में स्थित तेनू घाट अतिथि भवन में रामनवमी पूजा को लेकर अनुमंडलीय स्तर पर बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक की अध्यक्षता बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने की। जहां आपको बताते चले कि बैठक में सभी प्रखंडों के विकास अधिकारी तो वहीं पदाधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारी, अखाड़ा समिति के अध्यक्ष और डीजे संचालन भी शामिल हुए। जहां आपको बताते चले कि मीटिंग के दौरान रामनवमी जुलूस के रूट चार्ट पर भी चर्चा की गई है, तो वहीं डीजे संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल पेन ड्राइव से ही गाने बजाएं और अश्लील या भड़काऊ गाने ना चलाएं। जहां पुलिस ने भी यह जानकारी दी है कि 255 स्थानों से जुलूस को निकाला जाएगा और जहां सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस मौजूद रहेंगे, जहां 27 मार्च को नो एंट्री भी लागू रहेगी। अखाड़ाधारी आगामी रामनवमी त्यौहार को लेकर डीजे संचालक और सभी प्रशासनिक अधिकारी, थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और एसडीएम सर, हम लोग के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक की गई है, जिसमें आगामी रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न कैसे कराएं, इसके लिए हम लोग जो है आवश्यक जो दिशा निर्देश वरीय अधिकारी डीसी सर और एसपी सर के द्वारा जो दिया गया था उसे लोगों के बीच में साझा किए। साथ ही स्कॉट जो हो जुलूस का बजाते रूट में किसी भी तरह का चेंजेस ना हो, समय पर जुलूस निकले और प्रत्येक जुलूस में जो है पुलिस बल की जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। हमारे पास एडिशनल फोर्सेस भी बाहर से आ रही है, क्यूआरटी फोर्सेस रहेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। सिंचाई भवन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, सभी अंचलाधिकारी महोदय और सभी थाना प्रभारी महोदय एवं रामनवमी की अखाड़ा समिति के अध्यक्ष सचिव और साउंड सिस्टम के संचालकों के द्वारा एक संयुक्त मीटिंग हम सभी ने किया। इसमें हम सभी अब खबर बोकारो से है, जहां थर्मल थाना क्षेत्र के निसनहाट में 23 मार्च को लापता 6 वर्षीय बच्ची अंशिका कुमारी उर्फ गुड्डू को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी देते चले कि बच्ची को ट्यूशन शिक्षक सुरेश शर्मा के डीवीसी आवास से बरामद किया गया और जहां इस घटना की जानकारी पुलिस को देर रात 10 बजे मिली और जिसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने बच्ची की तलाश को शुरू कर दिया। जानकारी देते चले कि बच्ची के पिता ने लापता होने की शिकायत को दर्ज कराया था कि वहीं सुबह बच्ची खुद ही बाहर निकली थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस अब ली है, क्योंकि बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है। 26 को बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत निसनहाट के संजीव कुमार जी थाना में आकर रात्रि 10:10 में थाना पर आकर मौखिक सूचना दिए कि उनकी 6 वर्षीय पुत्री अंशिका कुमारी गुड्डू अचानक संध्या 8 बजे से वो गायब है, लापता है। काफ़ी खोजबीन किए और उसकी पता नहीं चला। तो घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बीटीपीएस के द्वारा जो है त्वरित संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो को सूचित किए तथा मुझे भी इस बात की जानकारी इनके द्वारा दिया गया। तत्काल पुलिस के द्वारा जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कथारा थाना प्रभारी और आईएल थाना प्रभारी सभी अगल बगल के थाना के पुलिसकर्मी उपस्थित हुए और परिजन के द्वारा बताए गए स्थान पर लगातार छानबीन। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बालू की खुदाई के दौरान बहरा गोड्डा थाना क्षेत्र के पानीपड़ा नगुड साई गांव में जमीन के नीचे गैस सिलेंडर जैसे दिखने वाला बॉम्ब मिलने से हड़कंप मच गया। जहां आपको जानकारी देते चले कि ग्रामीणों के द्वारा खुदाई के दौरान यह बॉम्ब बरामद किया गया और जहां सूचना मिलते ही एजेंसियां सतर्क हो गई, तो वहीं पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षित छावनी में तब्दील कर दिया गया और जहां रांची से इस बम डिटेक्शन तो वहीं डिस्पोजल स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया है। जहां आपको बताते चले कि बम का वजन लगभग 227 किलोग्राम बताया जा रहा है और जहां इसे सामान्य तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वही बम का वजन 227 किलोग्राम बताया जा रहा है और जहां आपको बताते चलें कि पूरे तरीके से एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं। अब
अब खबर सरायकेला से है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन विभाग के बड़े बाबू यानी कि प्रीतम आचार्य और दलाल विनय तिवारी को 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते चले कि घटना सरायकेला में एक बैठक के दौरान घटी, जब प्रीतम आचार्य के मोबाइल पर फोन आया और जब वे बैठक छोड़कर कथित रूप से पैसे की लेन देन में जुट गए, तो वहीं एसीबी की टीम की ओर से उन्हें मौके पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। और इसी दौरान दलाल विनय तिवारी को भी गम्हरिया प्रखंड कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है, जहां आपको बताते चले कि वह अपनी गाड़ी में पैसे गिन रहे थे और जहां यह मामला एक बड़े जमीनी सौदे से जुड़ा हुआ है। गम्हरिया में गिरफ्तारी हुई है। सरायकेला जिला भूअर्जन कार्यालय के बड़ा बाबू हैं प्रीतम आचार्य, वही अपने मीडिएटर विनय तिवारी के माध्यम से 5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। डिमांड उनका था 40 लाख रुपया। परिवादी को एंड उसके अन्य रिश्तेदार को 4 आदमी को मिला था 1 करोड़ 48 लाख रुपया मुआवजा भूमि अधिग्रहित हुआ था, तो उसी का ही पैसा ले रहे थे। कौन लोग थे कंप्लेंट है गुरुचरण सिंह सरदार। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां बर्मा माइंस स्थित गोदाम क्षेत्र में अचानक से एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई और जहां आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल इलाके में देखने को मिला। तो वहीं आपको बता दें कि घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब गोदाम के गार्ड की नजर धुएं और आग की लपटों पर पड़ी। जानकारी देते चले कि गार्ड ने तुरंत मालिक इम्तियाज खान को फोन कर सूचना दी और जहां सूचना मिलते ही गोदाम से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। जहां आपको बताते चले कि अग्निशमन विभाग को भी सूचित किया गया, तो वहीं आग पर जैसे तैसे काबू पा लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। हमारे टाटा स्टील के टेलीकॉम डिपार्टमेंट से अभी अविनाश खबर किए थे कि लकड़ी टाल बर्मा मिल्स में फायर हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ हम लोग यहाँ पे आए थे, तो जहाँ पाए कि लकड़ी का टाल है जिसमें आग लगा है और उसको फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा बुझा दिया गया सेफली। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है ज़्यादा। अभी तक क्या पता चला किस तरह से आग लगी थी? इसका तो रीज़न नहीं पता चल पाया, क्योंकि आग लगने का समय आई थिंक हमको लगता है 4 साढ़े 4 बजे ही हुआ होगा। सुलगा पता चला तो खबर मिला है, तो अभी तक तो नॉर्मल है सारा कुछ। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।